हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज एक नया चैप्टर, नया जोश, नई एनर्जी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कई लोग इसको रिएक्शन मैकेनिज्म से नाम से पढ़ाते, कई जगह पे बेटा इसको हाइड्रोकार्बन नाम से पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी इसको हाइड्रोकार्बन नाम देता है, इसलिए हम भी हाइड्रोकार्बन ही नाम देंगे। ये क्लियर है? तो आज इसमें 3 चैप्टर हैं बेसिकली। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास बेसिकली 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो होगा वो होगा एल्केन। तो जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो यही करने वाले हैं, इस हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ने वाले हैं। और इसमें मिनिमम 3 लेक्चर और मैक्सिमम 4 लेक्चर लगता है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, फिर जैसे ही एल्कीन खत्म होगा इसका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, एल्कीन। मिनिमम 4 लेक्चर, मैक्सिमम 5 लेक्चर इसमें लगता है। और फिर आ जाता है आपके पास एल्काइन, मिनिमम 2 लेक्चर एंड मैक्सिमम 3 लेक्चर, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट जो बेसिकली मिसिंग है लेकिन एनसीईआरटी में है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम बेंजीन की रिएक्शन पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और बेटा अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़े होंगे तो वहां पे बेंजीन नाम से ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। कई जगह इसको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 करके। हम वो सब नहीं पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, हम पूरा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट में इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं होगा। रिएक्शन रटना मना है, यह है अपना तरीका, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो मैं एल्केन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। सब कुछ भूल जाओ, दुनिया में जो भी चल रहा है, जितनी भी आपको परेशानियां हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, सब भूल जाओ। खुशी दुखी सब भूल जाओ। हाइड्रोकार्बन अब दिमाग में चलना चाहिए, और एक एक करके मैं हाइड्रोकार्बन आज आपको फील दिला दूंगा। ये गारंटी मेरी है, हाइड्रोकार्बन की फील दिलाने की गारंटी मेरी, ठीक है भाई। आ जाओ, हाइड्रोकार्बन की थोड़ी सी फील दिलाता हूं मैं आपको। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सुनना इधर। इस हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट कर सकते हैं, इसको तोड़ दो बीचों बीच, तो आपके पास 2 निकल के आ रहा होगा। एक आ रहा होगा बेटा हाइड्रो, और दूसरा पार्ट आ रहा है आपके पास कार्बन। चैप्टर के नाम से ही मैं सब कुछ निकालता चला जाऊंगा, एक शब्द रटने का नहीं है। हाइड्रो से मैं निकाल सकता हूं कि सर ये हाइड्रोजन से आया है। दिस हाइड्रो वर्ड कहां से आया? हाइड्रोजन से। और कार्बन एज इट इज है, तो 2 एलिमेंट है यहां पे बेसिकली, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम केवल वही कंपाउंड्स की डिस्कशन करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन का मतलब वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हो। हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही है और कुछ नहीं है। सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ हाइड्रोकार्बन का, नाम से ही निकाल के रख दिया कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। बड़ा सिंपल, समझ में आ गया होगा। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन में, हमने आपको बोल दिया, सुनना गौर से, सर कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तो इसका मतलब कुछ कार्बन होगा, कुछ हाइड्रोजन होगा, और मिला के हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कुछ कार्बन होगा, कुछ हाइड्रोजन होगा, और दोनों मिला के हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। कहने का मतलब है, हो सकता है 2 कार्बन हो 4 हाइड्रोजन हो सकता है 1 कार्बन हो 6 हाइड्रोजन हो सकता है 2 कार्बन हो 6 हाइड्रोजन हो सकता है 1 कार्बन हो 4 हाइड्रोजन हो। तो ये वेरी कर सकता है। कार्बन को वेरी कराओ, हाइड्रोजन को वेरी कराओ, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन बनते चले जाएंगे। 1 कार्बन का हाइड्रोकार्बन दूसरा, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन दूसरा, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन तीसरा, 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन अलग से हाइड्रोकार्बन आ गया। सो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? वो वाले कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो क्या यही इसका जनरल फॉर्मूला होगा? तो CXHY इज जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेटा जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या निकल गया? CXHY। बहुत बढ़िया सर, यहां तक समझ में आ गया है। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और लेके जाते हैं। सर हाइड्रोकार्बन हम पढ़ काहे रहे हैं? ऐसा क्या है हाइड्रोकार्बन में खास जो हम पढ़ रहे हैं?
तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन और वो सब बड़े बड़े टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ना है तो यहां आना पड़ेगा, और एनसीईआरटी ही सवाल बनाता है, और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है 2014। ठीक है। वाई हाइड्रोकार्बन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, इससे सवाल ज्यादा क्यों आता है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से हो जाता है। जीओसी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। अच्छा ठीक है सर, तो हाइड्रोकार्बन इसलिए जरूरी है, इसलिए इतना फोकस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। हमारे घर में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी आपके कार में आपने सुना होगा, एलएनजी आपने सुना होगा, ये जितने भी फ्यूल्स हैं ना, ये सब हाइड्रोकार्बन से ही तो बने हैं। सो व्हाई हाइड्रोकार्बन इज सो मच इंपॉर्टेंट, व्हाई हाइड्रोकार्बन इज सो मच फोकस्ड, बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। लिखेंगे नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो बेटा मजा आ गया, हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ओहो, हाइड्रोकार्बन एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन डेली लाइफ। अब कौन कौन से इन डेली लाइफ, अब एनसीईआरटी कहता है कौन कौन से फ्यूल है सर, तो आपके पास है बेटा एलपीजी फ्यूल, नेक्स्ट आपके पास आएगा बेटा सीएनजी फ्यूल, एलपीजी फ्यूल, फिर आएगा आपके पास सीएनजी फ्यूल, फिर आएगा बेटा आपके पास एलएनजी फ्यूल, फिर आएगा बेटा आपके पास पेट्रोलियम। ये सब में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। बिना इसके गाड़ी नहीं चल पाएगी बेटा, डीजल। बेटा केरोसिन जो होता है उसमें भी हाइड्रोकार्बन ही है, और ये केरोसिन बेटा, और ये एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, सवाल आ चुका है इससे। आपने कोल गैस का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो बेटा मैं इनऑर्गेनिक में सुना दूंगा, टेंशन मत लेना। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, ये जितने भी फ्यूल हैं, ये जितने भी फ्यूल हैं, इन सब में हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो लिख लो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये सब सुना तो होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, तो सीएनजी भी लिख लेता हूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी भी लिख देता हूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलएनजी भी लिख देता हूं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो यार मजा आ गया, ये सब के सब, और ये एनसीईआरटी में है भाई, खोल के देखना पहला पैराग्राफ। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। CHHY इसका जनरल फॉर्मूला है, और ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। कौन कौन से फ्यूल हैं, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, बोलो क्लियर। एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, बोलो क्लियर। अच्छा, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, कोल गैस, ये सब के सब है। ये जो आपका एलपीजी है, इसके यही क्वेश्चन आया था बेटा, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। एलपीजी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एलपीजी में कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो 70 से 80% तो क्या है बेटा आपके पास, मीथेन। 70% से 80% आपके पास इसमें बेटा मीथेन पाया जाता है। शानदार, जानदार, जबरदस्त। सर 10 से 20%, 10% से 20% क्या पाया जाता है आपके पास, इथेन। हाँ या ना। ऑलमोस्ट 10% के आसपास क्या पाया जाता है बेटा आपके पास, प्रोपेन। ऑलमोस्ट 10% के आसपास आपके पास मिलता है प्रोपेन। तो यही पूछा गया था कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी। सवाल कहां से आया, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट पढ़ाता नहीं है, बड़े टीचर पढ़ाते नहीं है, सवाल आ जाता है एनसीईआरटी से। मैं आपको पूरा दिखाते चलूंगा कहां कहां से सवाल बनता है। ये एलपीजी में है, एलपीजी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दीज आर द ये एलपीजी इन तीनों से मिलकर बनता है। ठीक है। बीएचयू का एग्जाम पहले होता था, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पहले एग्जाम होता था। ठीक है बेटा। अब बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलपीजी। पहला ऑप्शन मिथेन, दूसरा ऑप्शन इथेन, तीसरा ब्यूटेन, प्रोपेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलपीजी। लो बेटा, मैक्सिमम कौन है एलपीजी में, मिथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एलपीजी, प्रोपेन। बात क्लियर हो रहा है। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हाँ या ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते बेटा। आपके पास पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन कैसे आते हैं, आ जाओ। पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन आपको कैसे पता है, आपको क्या लगता है पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन कैसे बनता होगा, हाउ इट इज फॉर्म्ड। आप लोगों को यही तो अभी तक दिमाग में होगा कि सर हम लोग जेसीबी लेते हैं और धरती के अंदर खुदाई करते हैं और पेट्रोल निकल जाता है ऐसे ऐसे।
इतना आसान है क्या? नहीं। पेट्रोलियम धरती के अंदर मिलता है, लेकिन जो धरती के अंदर मिलता है वो आप इस्तेमाल नहीं करते हो कार में, वो पेट्रोल आप इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है ना? वैसे कहने के लिए तो बेटा आप होठों पे वैसलीन लगाते हो, है ना? कहा जाता है वैसलीन चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, दैट इज राइट। वैसलीन चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, केमिस्ट्री का लॉजिक ये है, उसमें अल्कोहल है और अल्कोहल स्किन को काला करता है, ठीक है? तो उसको नहीं लगाना चाहिए, दैट इज ट्रू। एक सेकंड रुकना। तो वैसलीन को कभी भी चेहरे पे आप ना लगाएं, होठ पे लगाएं। जनरली उसको होठ पे भी बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए, होठ भी काले पड़ जाएंगे, ठीक है? चलिए खैर, काला गोरा में क्या रखा है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आओ भाई यहां पे, अब ये हो गया। अब आपको क्या पता लगता है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब बस धरती को खुदाई करी, जेसीबी की खुदाई में निकल गया, हमने इस्तेमाल के लिए नहीं। हाँ ये बात सही है कि ये धरती के नीचे मिलते हैं, लेकिन इनकी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। पेट्रोलियम, डीजल और जो केरोसिन होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। यार मजा ही आ गया, ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, शानदार। कोल गैस कैसे मिलता होगा? कोल गैस कैसे मिलता होगा? तो बेटा कोल गैस बनाने का तरीका है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। अब कोल गैस बनाने का तरीका है बेटा कि कोल गैस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। हाउ इट इज ऑब्टेन्ड? ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बड़ा शानदार, समझ में आ गया? हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिला है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन है हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन इतना फोकस्ड क्यों है? क्योंकि जो भी हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, सब में हाइड्रोकार्बन है। बिना कार्बन और हाइड्रोजन के फ्यूल बन ही नहीं सकता। इसीलिए एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी ये सब हैं, सब के सब क्या हैं? हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन का हमने वो बेसिक्स लिया, थ्योरी ली, पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट एनसीईआरटी। अब आते हैं भाई आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में कि सब हाइड्रोकार्बन को बांटा कैसे गया है, हाउ इट इज क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन में बड़ा शानदार है भाई और बड़ा आसान भी है भाई। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली 3 कैटेगरी में रखा जाता है। आप समझना, हाइड्रोकार्बन को ऐसे पूरे मोटे मोटे तौर पे हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। सो वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, वो सब हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन का 3 केस है। पहला होता है बेटा आपके लिए सैचुरेटेड, हां जी हां जी। दूसरा होता है बेटा जी आपके लिए अनसैचुरेटेड, हां जी हां जी। तीसरा आपके लिए हो जाता है बेटा एरोमेटिक। हम तीनों ये पूरा चैप्टर इन तीनों को मिला के ही है। सैचुरेटेड का मतलब है कि जितना हाइड्रोजन जरूरी है उतना ही है। आपको याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वहां पे मैंने बताया था ना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों आता है? हाइड्रोजन की कमी पूरी करता है वो। आपको मैंने यही तो बताया है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइकिल, ये ऐसा क्यों बन रहा है? बिकॉज हाइड्रोजन की कमी है। सैचुरेटेड में देयर इज नो कमी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है हाइड्रोजन की। सो यहां पे लिखोगे अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, अगर कमी नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिंग नहीं आएगा, अगर कमी रहती तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और रिंग आता है। हां, तो सैचुरेटेड वो है जिसमें कमी नहीं है। इसका मतलब सर इसमें कोई डबल ट्रिपल और रिंग नहीं आएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अब इसी चीज को हम लिख लेते हैं कि सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। डेफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा कमी। देयर इज नो डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन की कमी नहीं है, जितनी हाइड्रोजन चाहिए उतना है। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते क्या, थोड़ा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि ऑल कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन आर सिंगल बॉन्ड। भाई कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, हां, तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना होगा और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना होगा, हां। तो जितने भी बॉन्ड है वो सारे सिंगल बॉन्ड है। ऑल कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। लिखो यहां पे कि ऑल कार्बन, जितने भी कार्बन है, ऑल कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड।
ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना। अब इसका जनरल फॉर्मूला में लिखवा देता हूं, सुनना, जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल में लिख लो बेटा आपके पास एल्केन। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एल्केन। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला बता सकते हो क्या? जीएफ। कुछ और नहीं है बेटा, जनरल फॉर्मूला। बेटा जनरल फॉर्मूला जो इसकी जीएफ है उसको बोलते हैं हम CnH2n+2। कक्षा 9वीं अगर पास किए हो तो यह आता होगा। जितना कार्बन है उसका दोगुने में 2 जोड़ दो, दैट इज उतना हाइड्रोजन होना चाहिए। जितना कार्बन है उसके दोगुने में 2 जोड़ दो, उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? जितना कार्बन है उसके दोगुना करके 2 जोड़ दो, वही है एल्केन। ओके, क्लियर। अब एल्केन कॉमा, अब देखो यहां पे जैसे n की वैल्यू 1 रख दो CH4, अगर आप n की वैल्यू 2 रख देते हो तो बेटा क्या हो जाएगा? C2H6। अगर n की वैल्यू 3 रख देते हो तो क्या हो जाएगा बेटा? C3H8। n की वैल्यू 4 रख देते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास बेटा? C4H 4 2 8 2 10 C4H10। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में भी आ रहा होगा? हाँ सर, एल्केन हो गया। बहुत बढ़िया, अमेजिंग हो गया। अब आ जाते हैं सर आपके पास अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या समझते हो? कि सर अनसैचुरेटेड का मतलब तो वो हो गया ना कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कमी है। इसका मतलब अगर कार्बन हाइड्रोजन की कमी है, इसका मतलब वहां क्या आएगा सर? वहां आएगा डबल बॉन्ड, वहां आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो लिखो यहां पे ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लिखो यहां पे कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन। देयर इज नो डेफिशिएंसी की जगह लिखो अब कमी है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नॉट कार्बन, हाइड्रोजन, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, कमी है। इसका मतलब ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिंगल। बेटा कार्बन हाइड्रोजन तो सिंगल ही होंगे, हाइड्रोजन सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन के साथ कभी भी सिंगल बॉन्ड आएगा, लेकिन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, बट लिखो यहां पे बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेटा एग्जिस्ट करता है। दिस इज अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बेटा हम इसको बोल देते हैं एल्कीन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा हम बोलते हैं इसको प्यार से एल्काइन। एल्कीन की जो जीएफ है, क्या समझ रहे हो? जीएफ से जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। और एल्काइन से क्या समझ पा रहे हो बेटा? एल्काइन से भी मैं बता देता हूं, CnH2n। बेटा 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है एल्कीन में। हाइड्रोजन की कमी समझ में आई? सर यहां पे इतना हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पे कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं +2 हटा लेता हूं, 2 हाइड्रोजन की कमी कर देता हूं तो एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन में से भी 2 हाइड्रोजन की कमी कर दो तो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास? एल्कीन में से भी 2 हाइड्रोजन की कमी कर दो तो एल्काइन बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या बन जाएगा आपके पास? C2H4, ठीक है ना, C3H6, C4H8। दीज आर द बेटा क्या हो जाएंगे? एल्कीन्स। एल्काइन की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा? C2H2, ठीक है, C3H 3 दूना 6 में से 2 4, C3H4, C4 4 दूनी 8 में से 2 4, C4H6। कोई प्रॉब्लम? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 पार्ट में है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। यहां हाइड्रोजन की कमी नहीं है बेटा, यहां हाइड्रोजन की कमी है। जब जब हाइड्रोजन की कमी होती है डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। बोलो हाँ यार। एरोमेटिक का मतलब क्या है? एरोमेटिक का मतलब होता है सर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक मैंने आपको पढ़ाया है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, बहुत शानदार बात है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या हुआ? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है ना। और लिखो यहां पे और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। सुनना थोड़ा गौर से, ये रहा आपके पास बेंजीन। क्या ये बेंजीन है ना? अब बेंजीन में ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एरोमेटिक हो गया ना, तो एरोमेटिक बेसिकली आपको बेंजीन और उसका थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव पढ़ लेना, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो। अगर मैंने बेंजीन के ऊपर ये लगा दिया बेटा, ये रहा बेंजीन, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा दिया। इसको प्यार से हम लिखते हैं बेटा बेंजीन, और इसको अगले वाले को बेटा लिखते हैं टॉल्वीन, और इसको आगे लिखते हैं बेटा क्यूमीन। क्लियर है क्या? आइसोप्रोपाइल अगर लगा हो तो इसको हम क्यूमीन बोल देते हैं, हां या ना? डबल बॉन्ड लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, और आगे आ जाओ बेटा यहां पे बेंजीन, दैट इज टॉल्वीन, और ये है क्यूमीन। तो क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया? क्लासिफिकेशन समझ में आया नहीं आया? अब एल्केन का थोड़ा सा मैं आपको फिर से ऐड करूंगा, एल्केन का थोड़ा सा हम फिर से ऐड करेंगे थ्योरी, और फिर मैं जाऊंगा एल्केन को बनाते कैसे। पहले एल्केन की थ्योरी लिखते हैं थोड़ा बहुत, 1 पैराग्राफ, और फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई भी चीज नहीं बताया है जिसको रटना पड़े। बोलो कमेंट में, अभी तक सर सब सही चल रहा है, मजा आ रहा है। इस तरह से अगर हाइड्रोकार्बन होता गया बिना रटे तो मजा आ जाए। आइए ना, सब बिना रटे कराते हैं। लिखिए, अब हाइडिंग डालेंगे। अब हम स्टार्ट करें बेटा एल्केन। थ्योरी उतना ही बताऊंगा जितना पेपर में जरूरत है, जितना आपके 12th बोर्ड्स या फिर आपके उसमें जरूरत है। 12th बोर्ड में तो ये नहीं आएगा। जितना आपके कंपिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरत है या स्कूल एग्जाम के लिए जरूरत है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं कॉपी भरवाने का मेरे को शौक नहीं है। अब एल्केन जो है, अभी तक हमने ये सीखा है कि सर यहां पे हाइड्रोजन की कमी नहीं है। एल्केन की जीएफ क्या है? CnH2n+2। एल्केन में खासियत क्या है? देयर इज ऑल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन हो, ऑल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। आते हैं यहां पे, लिखो पहला बात कि एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन। एल्केन जो होते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन की कमी नहीं है, जिनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, उनको हम पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन का मतलब क्या है? क्यों इसको पैराफिन क्यों बोलते हैं? ठीक है ना? जैसे मेरा नाम है विशाल, विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, और विवेक है मेरा नाम, कंप्लीट नाम है विशाल विवेक। बहुत बड़ा, विवेक का मतलब होता है बुद्धि। तो ऐसा इंसान जिसके पास बहुत बड़ा बुद्धि वाला हो, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत इंटेलिजेंट हो, उसको कहते हैं विशाल विवेक। तो मेरे अंदर कुछ तो लोगों ने देखा होगा, आज नाम रख दिया विशाल, तब जाके नाम रख दिया विशाल विवेक। बहुत दिमाग होगा तब जाके नाम रख दिया। अब जैसे आप लोगों का नाम होता है मोटू, तो आप खाते बहुत हो, लोग बोलते हैं मोटू, ठीक है ना? आप लोगों का नाम होता है बेटा चिंटू, यही सब हरकतें करते हो, वहां गए उनसे कुछ ले लिया, उनसे कुछ ले लिया, तो चिंटू चिंटू मिंटू पिंड। तो सब अपने अपने टैलेंट के ऊपर है कैसा कैसा आपका नाम है, ठीक है? ऑर्गेनिक में एसर्शन रीजन बेटा मेरे से आप पढ़ के देखो, एसर्शन रीजन ना बने फिर बताओ। और आप कोई भी एसर्शन रीजन खोल के आओगे, सर ये तो नोट्स में नहीं है, मैं निकाल के दिखा सकता हूं, ठीक है? चलो, अब एल्केन का मतलब मैं बताता हूं। एल्केन को पैराफिन क्यों बोलते हैं? पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव कंपाउंड। एल्केन का मतलब, एल्केन को हम पैराफिन बोलते हैं क्योंकि एल्केन है लेस रिएक्टिव कंपाउंड। पहले लिख लो और फिर समझाता हूं क्यों बोलते हैं पैराफिन। लिखो यहां पे कि एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन कौन होते हैं बेटा? लेस रिएक्टिव कंपाउंड। एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। पैराफिन क्या होते हैं बेटा? लेस रिएक्टिव कंपाउंड। पैराफिन क्यों बोलते हैं? लेस रिएक्टिव कंपाउंड। अब मन में आएगा कि सर एल्केन लेस रिएक्टिव क्यों है? ऐसा मुंह उठा के क्यों बोल दिया पैराफिन उसको? लेस रिएक्टिव क्यों बोला उसको? तो समझ में आएगा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर एल्केन वो है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। और सर ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो लेस रिएक्टिव हो गया। चमका चमका।
अरे बेटा एक बार फिर सुनो सर, एल्केन को पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन का मतलब क्या है? लेस रिएक्टिव। क्यों बोलते हैं लेस रिएक्टिव? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब टूटेगा नहीं, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब लेस रिएक्टिव। क्या मतलब निकाला है हमने? बोलो क्लियर है क्या? यहां पे लिखो कि बिकॉज वाई इट इज कॉल्ड एज पैराफिन, बिकॉज एल्केन्स हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बिकॉज बेटा एल्केन के पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। क्या मजा ही आ गया सर। चूंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, सो दे हैव, अच्छा सिंगल बॉन्ड के आगे लिख लो यहां पे सिग्मा बॉन्ड, ब्रैकेट में करके लिख लो सिग्मा बॉन्ड, ताकि आइडिया रहे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ से, सो दे डू नॉट ब्रेक इजली। सो क्या होता है बेटा, ये आसानी से नहीं टूटता है। सो दे डू नॉट ब्रेक इजली। अब इसलिए बेटा ये आसानी से नहीं टूटते हैं एंड हेंस डू नॉट रिएक्ट, और इसी वजह से बेटा ये रिएक्ट नहीं कर पाते। और इसीलिए अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो लेस रिएक्टिव ही कहलाएंगे ना सर। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, एक सवाल जवाब करें क्या? मैं सवाल और आपका जवाब, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है एल्केन का? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? सुनो यहां पे गौर से कि व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो लिखो यहां पे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 0। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है क्योंकि हाइड्रोजन की कमी रहे तब तो डबल बॉन्ड आएगा, तब तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यहां तो हाइड्रोजन कमी नहीं है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0। कौन मुझे बताएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? कमेंट में लिखो फटाक से। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बेटा, जितने भी कार्बन है उसमें एक जोड़ दो, माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। दिस इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये क्या है? ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है और वो आता है 0। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 0। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 0। DBE इज 0। बोलो क्लियर क्या? एल्केन जो होते हैं वो पैराफिन है, इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाते हैं 0। अच्छा अगर मैं बेटा n इज इक्वल टू 1 बोलता हूं, अच्छा GF लिखो पहले। इसकी GF का क्या फॉर्मूला है बेटा? GF का कोई फॉर्मूला वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, बट हां एल्केन के लिए खास बात है CnH2n+2। अच्छा n इज इक्वल टू 1 अगर मैं लिखूं तो क्या ये मीथेन होगा बेटा? अरे लल्ला जी n इज इक्वल टू 2 लिखूं तो क्या ये C2H6 लिखूं भाई? लल्ला जी मैं n इज इक्वल टू 3 लिखता हूं तो क्या ये C3 बेटा C3H8 लिखते हैं क्या? हाँ ठीक है सर, ठीक है। मैं IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूं, इसका नाम क्या होगा? लल्ला मीथेन बोलते हैं। अरे सर ऐसा है, मेरे लाल पीले नीले हरे इथेन, और इसको हम प्रोपेन बोलते हैं। अरे मेरे लाल इधर आओ सर, एनसीईआरटी में एक चीज लिखा है जो लोग नहीं लिखाते हैं, मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं। और बेटा नीट 2018 में PYQ में पूछा गया था। बेटा आप पढ़ते रहोगे रिएक्शन, आप पढ़ते रहोगे इंटरमीडिएट, आप पढ़ते रहोगे प्रोडक्ट, और सवाल आ जाएगा ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि रिएक्शन। और एक थ्योरेटिकल सवाल इस तरह का आता है, और बाकी के 2 सवाल आते हैं जो रिएक्शन बेस्ड होते हैं। टोटल 3 सवाल यहां से बनेंगे। क्लियर हो गया? वाई इट इज मार्शी गैस? क्योंकि बेटा इट इज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस का हिंदी बताओ। हां, एल्केन एक ऐसा इकलौता चीज है जो सिंगल है फिर भी उसकी GF है। देख पा रहे हो? एल्केन एक ऐसा, बहुत बढ़िया किसी ने बोला है, एल्केन बेटा सिंगल है फिर भी उसकी GF है। ये है केमिस्ट्री। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। इसीलिए मैं कहता हूं लवली केमिस्ट्री। यहां आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कमेंट में इधर आइए। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्स गैस? बिकॉज मीथेन गैस जो है ये मार्शी प्लेसेस में ही मिलता है। इट इज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। बोलो क्लियर क्या? बहुत शानदार, मजा ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मीथेन इथेन प्रोपोन हो गया, बहुत बढ़िया। सर ऐसा है, हमने एल्केन की इंट्रोडक्शन ले ली है, आते हैं होमोलोगस सीरीज हमने आपको बता रखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इसके बाद होमोलोगस सीरीज दिया है, तो थोड़ा सा होमोलोगस सीरीज पढ़ लेते हैं। मतलब पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा है, हर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपका यहां पे कवर में होता हुआ मिलेगा। आइए
अब आते हैं एल्केन में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन में आ जाते हैं हम बेटा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या आ जाते हैं? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है ना, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आइए अब एल्केन में जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सुनना बेटा। हां, बहुत दुष्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब यहां से मैं पूरा आपको चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है ना, पूरा चार्ट बनवाऊंगा ताकि रिवीजन करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। हां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा 6 तरीके हैं। कितने तरीके हैं टोटल? इसमें 4 तरीके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, 2 तरीके हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पूरा कवर होगा, 2 एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया है। आइए तो सबसे पहले जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या आ जाएगा सर? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा आ जाएगा सर एल्काइल हैलाइड से भी हम एल्केन बना सकते हैं। पहले हम अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन और एल्काइन से हम एल्केन बनाएंगे, दूसरा में एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। तीसरा बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना सीखेंगे। तीसरा हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना सीखेंगे। चौथा बेटा हम एल्डिहाइड और कीटोन से बनाना सीखेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम एल्केन बनाएंगे। पांचवा बेटा आपके पास ग्रिगनार्ड से भी हम एल्केन बनाना सीखेंगे। पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल से। फिर लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एल्डिहाइड से कैसे बनेगा। फिर हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं बेटा कीटोन से कैसे बनने वाला है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनने वाला है। देन वी विल हैव बेटा एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनने वाला है। तो ये 6 पढ़ना है हमारे सिलेबस में। इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी में है, अल्काइल हैलाइड एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में और ये भी एनसीईआरटी में है। तो 3 और 4 एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा। इस चैप्टर में नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन में है। तो कहने का मतलब पूरा ही एनसीईआरटी में है। क्लियर है? समझ में आया? डीबीई का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। गधे, डीबीई का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब मत पूछना ये बेटा, इस पे ना मैं काला पानी की सजा करवाता हूं। एक जिस आइलैंड पे केवल जानवर होते हैं ना, वहां आपको हेलीकॉप्टर से ले जाकर धक्का मार दिया जाएगा। जाओ, जानवरों से बच पाओ तो बच जाना। ऐसी दर्दनाक मौत होगी अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो। आगे बढ़ जाओ। अब ये 6 तरीके हैं जिससे आपको एल्केन बनाना पढ़ना है, राइट? अब आ जाओ अश्विन बेटा गजब हो यार, या तो बाद में पढ़ लेना या तो यहां डिस्टर्ब मत करो प्लीज। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे बेटा आपके पास एक ही तरीका होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और हम नेक्स्ट यही पढ़ने वाले हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसको बेटा थोड़ा गैप दे के लिखना, इसमें बहुत सारी चीजें अभी लिखनी है, इसलिए गैप दे के लिखना। चलो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की बात कर लेते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है क्या भाई? व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन? पहला हम आज पढ़ने वाले हैं रिएक्शन, जिंदगी का, इस पूरे सेशन का बहुत यादगार सा दिन है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बेटा? कैटालिटिक का मतलब क्या है? देखो, सब कुछ भूल जाओ, जीरो पे आ जाओ, इस जीरो की अवस्था में आओ, और फिर वत्स जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैटालिटिक कहां से आया सर? कैटलिस्ट से आया। इतना तोड़ के पढ़ाने वाला हूं, इतना तोड़ के पढ़ाने वाला हूं कि मजा ही आ जाएगा। कैटालिटिक क्या है सर? कैटलिस्ट है। ओके ओके ओके, शानदार शानदार जानदार जबरदस्त। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन। इतना तोड़ के पढ़ाऊंगा बेटा, कैसे समझ नहीं आएगा वो भी देख लेते हैं। कहने का मतलब है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब आज से हम ये समझेंगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या है? तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यहां पे लिखो ना बेटा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
ठीक है ना। हाइड्रोजनेशन आज के बाद कभी भी देखोगे उसका मतलब क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हुआ क्लियर? What is catalytic hydrogenation? तो addition of hydrogen in presence of catalyst is known as catalytic hydrogenation. अब सर ये क्या होता है, आपने डेफिनेशन तो बता दिया, समझ में भी आ गया, बट व्हाट इज दिस, सवाल क्या आएगा? सुनो, धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा, फिर मजा आएगा। व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? अब सुनो, हाइड्रोजन कैसे, आपको कैसे मिलता है? ऐसे थोड़ी कि सर हम सुबह सुबह उठे, नींद से उठे और मन किया हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन मिल गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कहीं पे आपके जैसे घर में आपके कपड़े रखे होते हैं सजा के, वैसे हाइड्रोजन कहीं सजा के नहीं रखा हुआ है। हाइड्रोजन नेचर में कैसे मिलता है? हाउ यू विल गेट हाइड्रोजन? हाँ, एयर में हाइड्रोजन है, लेकिन आपको कहां पता चल रहा है कहां हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन H2 गैस की फॉर्म में हमें रहता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है एडिशन ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 गैस की फॉर्म में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? N2 गैस की फॉर्म में। तो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और अगला लिख लो एडिशन ऑफ H2 गैस। अगला लिख दो एडिशन ऑफ H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कौन से कैटलिस्ट है बेटा वो? तो निकल के प्रेजेंस, निकल कैटलिस्ट। पैलेडियम एक एलिमेंट होता है, प्लैटिनम एक एलिमेंट होता है, और एक और होता है बेटा निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड एक और होता है रानी निकल। अभी मैं बताऊंगा रानी निकल क्या होता है। ये 4 कैटलिस्ट आपको पढ़ना है। रानी निकल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ध्यान से देखिएगा। एडिशन ऑफ H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर H2 गैस जोड़ दिया जाए किसकी प्रेजेंस में? या तो निकल, या तो प्लैटिनम, या तो पैलेडियम, या तो रानी निकल। किसी भी एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस जोड़ दिया जाए, दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आंख बंद करके मुझे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलो। अगर बेटा बहुत अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं, मान लो कि आपके घर लड़की हो आप, तो आप सोच रहे हो कि कोई बड़ा स्मार्ट सा दूल्हा आया है, कार्तिक आर्यन आया है और बैंड बाजा बज रहा है, गाड़ी में है, मुझे बुला रहा है, ऐसा सपना आ रहा है। मान लो आप लड़की हो तो ऐसा सपना आ सकता है। आप लड़के हो तो आप सोचोगे कि यार मतलब जस्ट कटरीना कैफ जो है विकी कौशल से जस्ट उसका तलाक हुआ, डाइवोर्स हुआ, एंड वो आपके घर पे इंतजार कर रही है कि प्लीज प्लीज लेट्स गो। आप लड़के हो तो ऐसा सोच सकते हो। आप मान लो इतनी खूबसूरत सपने में हो, ठीक है, और फिर आपके पास कोई आता है मेरे जैसा प्राणी और बोलेगा बताओ बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है। तो यार उस समय भी उतने डीप थॉट में भी आपको याद आना चाहिए कि भाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन गैस का एडिशन। अगेन आई एम शोइंग, नॉट हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन से कैटलिस्ट? 4 हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, रानी निकल। बोलो क्लियर क्या? कई लोगों के मन में आ रहा होगा रानी निकल क्या है, 2 मिनट बाद समझ आएगा। हाँ या ना? कटरीना नहीं, कियारा। बेटा ख्वाब देख रहे हो तुम, है ना, गरीब भिखारी, है ना, कियारा आडवाणी चाहिए इनको। तुषार जी हैं ये, एकदम गरीब आदमी, हद हो गई। मतलब शक्ल देखो तुम शक्ल देखो, तुम्हारे पे ना मेकअप का पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पूरा मेकअप का मतलब जितनी दुकान में मेकअप होती है ना वो सब लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम कियारा आडवाणी के सामने खड़े हो पाओगे, गधे। और अनुष्का सेन चाहिए, बहुत बढ़िया। रोनाल्डो भेज दो, ये देखो सलोनी जी का खास देख रहे हो, रोनाल्डो को भेज दो। बेटा सपना तो अपना होता है, आप जिसको बुलाना चाहो बुला लो, है ना। तो सपना तो अपना है भाई, आपके ख्वाब की बात है। खैर मैं आता हूं यहां पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और रानी निकल। आ जाओ, जैसे मान लो बेटा आपके पास आता है ये वाला, मैं अब थोड़ा सा इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है बेटा आपके पास अनसैचुरेटेड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करता है बेटा? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाता है। व्हाट
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता क्या है? तो बेटा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना देता है। तो दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना देता है। क्लियर है? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना देता है। क्लियर? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। अब देखो ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है, या फिर मान लो बेटा आपके पास ये भी अनसैचुरेटेड है। मैंने जैसे ही इसको क्या किया, H2 गैस दिया इन द प्रेजेंस ऑफ या तो निकल ले लो, या तो प्लैटिनम ले लो, या तो पैलेडियम ले लो, या तो राने निकल ले लो, या तो राने, चारों में से कोई भी ले सकते हो। होगा क्या बेटा, यहां पे 2 हाइड्रोजन की कमी है ना, तभी तो 1 डबल बॉन्ड आया। यहां पे 4 हाइड्रोजन की कमी है, तभी तो 2 डबल बॉन्ड आया है। सो हाइड्रोजन का एडिशन कर देता है। ये क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन लेफ्ट 1 हाइड्रोजन राइट, जाके ऐड हो जाता है। तो देखो बेटा 1 हाइड्रोजन लेफ्ट और 1 हाइड्रोजन राइट, हाइड्रोजन की कमी को पूरा करता है मेरे दोस्त। यहां भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कमी को पूरा करता है मेरे प्यारे लल्ला। तो ये देखो बेटा हाइड्रोजन की कमी को पूरा करता है। हां ये बात ठीक है कि सर इसमें 2 मोल H2 का रिक्वायरमेंट होगा, 2 मोल H2 इज रिक्वायर्ड। ऊपर वाले में सर केवल 1 H2 गैस से काम हो जाएगा, तो 1 मोल H2 इज रिक्वायर्ड। बोलना पड़ेगा हां ना, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आओ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और रानी निकल। ये डबल बॉन्ड है, 1 मोल H2 लेके निकल गया, क्योंकि यहां पे केवल 1 डबल बॉन्ड हटाना है, यहां पे 2 डबल बॉन्ड हटाना है, 2 मोल H2 चाहिए होगा, बन जाएगा। अभी मैं इंट्रो दे रहा हूं बेटा। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? रटना मना है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना बेटा। सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड? ये पाई बॉन्ड है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है बेटा। वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है। अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। वीक बॉन्ड अनस्टेबल होता है, स्ट्रांग बॉन्ड स्टेबल होता है। सुनो, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबल का मतलब एनर्जी कम हो गया। एनर्जी ज्यादा से एनर्जी कम हो गया, कैसे हुआ? एनर्जी ज्यादा से एनर्जी कम हुआ, कैसे हुआ बेटा? एनर्जी रिलीज हुई होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं फिर से एक बार फिर से, रटना मना है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो डबल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड। सर ये वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है। अच्छी बात सर, वीक बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड स्टेबल होता है सर। अनस्टेबल में एनर्जी हाई होगा, स्टेबल में एनर्जी लो हो जाएगा। अनस्टेबल में एनर्जी हाई, स्टेबल में एनर्जी लो। बेटा हाई से लो कैसे जाते हो? हाई से लो कैसे जाते हो? हाई से लो कैसे जाते हो? एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ या ना? क्लियर है? तो नेक्स्ट चीज आप लिखोगे कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिखो नेक्स्ट, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा रटना मना है, एनर्जी यहां पे रिलीज हो रहा है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी बन रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा है बेटा, अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है। क्लियर है? यहां पे लिखो दिस इज एन एक्सोथर्मिक बिकॉज आप क्या कर रहे हो? डबल या ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना रहे हो बेटा? सिंगल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना रहे हो? सिंगल बॉन्ड। ठीक सर, यहां तक समझ आया? सर ये वीक है ना, वीक से क्या बना रहे हो? स्ट्रॉन्ग। जो वीक होता है सर वो अनस्टेबल होता है ना सर? ठीक है सर, अनस्टेबल से स्टेबल बना रहे हो। सर अनस्टेबल का मतलब हाई एनर्जी होता है ना सर? बिल्कुल सही है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी कैसे होगा बेटा? एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो क्या ये एक्सोथर्मिक होगा? इस दुनिया संसार में हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को पता है। जब आप पैदा हुए थे ना बेटा, तो जो नर्स आपकी डिलीवरी करा रही थी उसने बताया होगा आपको कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो डेल्टा H नेगेटिव होता है। बोलो क्लियर क्या?
अगर यहां एंडोथर्मिक बोल देता तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता। नीट 2017 बेटा, ये वाला क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। यहां आ जाओ, कहां गया ये वाला मार्स गैस नीट 2018, ठीक है। इधर आ जाओ, ये जो एलपीजी वाला है 2014। क्लियर है? जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं मैं सब बताते जा रहा हूं कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। आ जाओ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में नीट 2017 में सवाल आ गया कि सर एनर्जी रिलीज होती है क्या, या एनर्जी, आप देखो एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे हीट रिलीज हो रही है, हां सर। सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आंख बंद करो सब लोग, सोचो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, हां सर। तो हीट रिलीज हो रहा है, कौन सा हीट है ये सर? क्या ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है जो हम पढ़ चुके जीओसी में? यस, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन पढ़ा था क्या? कितने खूबसूरत रिलेशन है जीओसी से यहां पे आके कि सर हम वहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ चुके हैं। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ही तो बना रहे थे वहां पे, हाँ है ना? स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वही है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे क्या आएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो हीट रिलीज हुई है दैट इज एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजनेशन में जो हीट रिलीज हुई है दैट इज एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजनेशन में जो हीट रिलीज हुई है दैट इज एक्सोथर्मिक। बोलो हाँ है ना? तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब आपके समझ में आया होगा सर ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 ऐड कैसे होता है? आपने बोलने को बोल दिया, हमने सुनने को सुन लिया, लेकिन रटना मना है बेटा, ये मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। कैसे H2 गैस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड होता है, कैसे डबल बॉन्ड पे जाके दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, अब वो प्रोसेस आ रहा है। तो लिखो यहां पे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। डेल्टा एच क्या है आदित्य? बेटा क्या होता है ना कि जब भी ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो वहां पे डेल्टा एच लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। डेल्टा एच का मतलब रिलीज्ड एनर्जी, ठीक है। रिलीज होता है तो माइनस, और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक एनर्जी गेन होता है, ठीक है ना। एच का मतलब होता है इंथैल्पी, केमिस्ट्री में एच को इंथैल्पी बोलते हैं। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज। चलो अब आ जाते हैं कैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है। थोड़ा सुनना पड़े, बहुत प्यारी कहानी है, आपके पूरा चमक जाएगा बेटा कि कैटलिस्ट क्या करता है। सबसे पहले कैटलिस्ट एडजॉर्ब करता है। आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा। कैटलिस्ट एडजॉर्ब H2 गैस ऑन देयर सरफेस। कैटलिस्ट एडजॉर्ब H2 गैस ऑन देयर सरफेस। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? H2 गैस अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्ब का मतलब समझ रहे हो? कैटलिस्ट एडजॉर्ब H2 गैस ऑन देयर सरफेस। थोड़ा गौर से समझना, कैटलिस्ट क्या करता है सर? ये है आपके पास कैटलिस्ट, ये H2 गैस एडजॉर्ब करता है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन, है या नहीं है? ये दोनों आपके पास हाइड्रोजन है। कैटलिस्ट हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है, देखो क्या होता है कैसे एडजॉर्ब करता है ये भी सिखाता हूं। ये तो बाद का प्रोसेस है। देखो ये हमारे पास कैटलिस्ट है, ये हमारे पास कैटलिस्ट है सर, बिल्कुल सही है। अब मेटल है यहां पे ना, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, राने निकल, ये सब क्या है? मेटल है। और मुझे बताओ मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होता है? हां, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब हमारे पास बेटा हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस पहले से बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि ये डोनेट करना चाहता है। मेटल इस इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहता है कि जल्दी से भागो, मैं स्टेबल हो जाऊं। अब ये हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से बेटा बॉन्ड बनाना चालू करता है, तो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और हाईली रिएक्टिव वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ लेता है। पहले से H2 गैस बॉन्ड बना था, लेकिन हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड अब इधर बनाने लगा। इसको इधर से बॉन्ड बना लिया, इसने इधर से बॉन्ड बना लिया, एंड इस तरह से एडजॉर्प्शन हुआ। ये देखो बेटा, ये क्या हुआ है? दिस इज बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बीबी। ये क्या हुआ है? बीबी, बॉन्ड ब्रेक। और ये क्या हुआ है? BF, मतलब यहां पे बेटा बॉन्ड फॉर्म। बेटा हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दुनिया के सब सच्चाई है, BF भी है, GF भी है, सब है बेटा यहां पे। तो हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो गया। हाइड्रोजन पहले वाला बॉन्ड क्यों तोड़ा? क्योंकि हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन पड़े थे मेटल के ऊपर।
अच्छा एक बात बताओ, अब सब कहानी छोड़ दो, कैटलिस्ट का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। होता क्या है देखो, आप किसी को इंस्टा पे मैसेज करते हो, या मान लो कहीं से व्हाट्सएप नंबर जुगाड़ लिया आपने, है ना। हमारे टाइम पे कैसे जो नंबर जुगाड़ता था मैं बताता हूं। मैं अपने क्लास का पढ़ता भी था और शैतान भी था, ठीक है। तो हमारे टाइम पे कैसे बच्चे नंबर जुगाड़ते थे, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो सुनो कहानी कि कैटलिस्ट एब्जॉर्ब H2 गैस ऑन देयर सरफेस, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड फॉर्म। हाँ, तो हमारे टाइम पे नंबर कैसे जुगाड़ते थे? तो मेरे दोस्त की कहानी है, मेरी कहानी नहीं है। मेरे दोस्त को किसी कोई देख के अच्छा लग गया, ठीक है, अपनी ही क्लास में। तो अब उसको नंबर चाहिए था कहीं से, ठीक है। उस समय फेसबुक का जमाना था, इंस्टाग्राम वाज नॉट देयर, ठीक है। इंस्टाग्राम था, मतलब था भी कि नहीं था पता नहीं, पॉपुलर नहीं था, ठीक है। लोग इंस्टाग्राम पे नहीं थे, फेसबुक पे बहुत होते थे, है ना। फेसबुक चैट होती थी उस समय। तो फेसबुक क्या है कि फेसबुक पे उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अब शायद सामने वाला फेसबुक नहीं चलाता हो या जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं करा हो, जो भी हो। तो हमें टेस्ट देने जाते थे, टेस्ट सीरीज का टेस्ट देने जाते थे, ठीक है। तो सोचो हमारे दो मकसद होते थे कि हम टेस्ट सीरीज का टेस्ट देने जाएंगे और हम अपना दूसरा जुगाड़ भी कर लेंगे। जानबूझ के हम लोग ना सेम रोल नंबर टाइप करके, सेम क्लास था तो सेम रोल नंबर, मतलब एक के पीछे एक पढ़ना था। तो टेस्ट सीरीज में क्या होता था कि अपना ना वो भरना होता था, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, योर इनरोलमेंट नंबर, ताकि जिस फोन नंबर पे भरोगे उसी पे ना कितने मार्क्स आए हैं पूरा एनालिसिस जाता था। तो आगे कोई बैठा है, उसने अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी सब भर दिया, ठीक है। वो पीछे आया, वो पीछे भी आ गया। अब भाई साहब अब क्या चाहिए भाई, फोन नंबर मिल गया। दैट्स हाउ हमारे टाइम पे ऐसे हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जब बहुत सारे केसेस ऐसे निकले तो कोचिंग वालों ने फोन नंबर और ईमेल आईडी लेना बंद कर दिया, ठीक है। और वो पर्सनल में लेते थे, ठीक है। दोस्त का नाम वीटी सर नहीं है भाई, दोस्त का नाम बिल्कुल वीटी सर नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके फोन नंबर जुगाड़ा होता था। तो फोन नंबर उसने जुगाड़ कर लिया, ठीक है। एक और कहानी हुई, उसके अगले दिन क्या हुआ ना, बारिश हो रही थी, मतलब कोटा में ही, कोटा की ही बात है। तो कोटा में खूब बारिश हो रही थी। कोटा में जब बारिश होती है तो खूब जमजमा के होती है। तो बारिश हो रही थी। अब कोचिंग का छुट्टी हो चुका है, ठीक है। हमारी छुट्टी होती थी 2 बजे दिन में, तो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक कोचिंग चलती थी। तो 2 बजे तक छुट्टी हो चुकी थी। और जो कोचिंग था वहां से हॉस्टल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। तो हम भी पैदल जाया करते थे, सारे लोग पैदल जाया करते थे, ठीक है। मतलब मेरा दोस्त भी पैदल जाया करता था, और वो जिसको चाहता था वो भी बेचारा पैदल जाया करती थी। अब दोस्त ने क्या किया, इसके पास छाता नहीं था, इसने किसी दोस्त के हाथ पांव जोड़ के कि भाई प्लीज छाता दे दो, मेरा बहुत काम है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। हमने दिला दिया छाता उसको, चलो भाई ले लो। वो नीचे जाके क्या कर रहा है कि उससे बात, जिसको लाइक करता था उसको बात कह रहा है कि क्या मैं आपको घर, आपके हॉस्टल तक छोड़ दूं, मेरे पास आता है, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ पे तैयारी करनी है आपको, है ना। आपको उस समय हम आईआईटी की तैयारी करते हैं, आपको आईआईटी क्रैक करना है, अब चलो मैं छोड़ देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे, मेरे पास है छाता। अरे तो उसने पहले मना किया कि नहीं, कोई नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, या ऑटो कर लूंगा, ऐसा कुछ। फिर भी भाई के अंदर जज्बा है, तो भाई एक ही छाते में दोनों लोग 2 किलोमीटर तक ड्रॉप कराए, ठीक है। फोन नंबर था, उसने कंफर्म कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना, लोग पेरेंट्स का नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये उल्टा भी पड़ सकता था, अगले दिन कोचिंग में पेरेंट्स आके 2-3 कान के नीचे लगा भी रहे होते हैं। तो कंफर्मेशन भी मिल गया। अब क्या हुआ कि उसको ना, मतलब कहीं मिलना था बाहर, आउट ऑफ कोचिंग कहीं मिलना था। कोचिंग में प्रोफेसर होते थे, दोस्त होते थे, तो मजे लेते थे बहुत ज्यादा। और प्रोफेसर से डर लगता था, मतलब जो टीचर्स होते हैं उनसे डर लगता था। और हमारा जो फ्लोर मैनेजर था, वहां पे फ्लोर मैनेजर होता है कि एक फ्लोर पे 5-7 क्लासेस चलती हैं, तो फ्लोर मैनेजर बड़ा स्ट्रिक्ट होता था कि वो देख नहीं सकता था किसी को बात करते हुए। तो ये लोग बाहर मिले, बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिले, है ना। फिर रेस्टोरेंट में बातचीत हुई, जो भी हुआ आगे, दोनों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ उस साल। अगले साल एक का सिलेक्शन हुआ, मतलब लड़के का सिलेक्शन हुआ, लड़की का नहीं हुआ। लड़की आई थिंक पता नहीं अभी तो कहाँ है, मतलब कुछ दिन पहले तक तो वो भिलाई की किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने पास आउट किया था। खैर, अब क्या है, मैं क्यों बता रहा था कि रेस्टोरेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे 2 लोग आए, रिएक्शन किए, चले गए, ठीक है। 2 लोग आए, अपना बैठे,
अपने टाइम स्पेंड किए, बातचीत हुआ और फिर दोनों दोनों अपना अलग हो गए। तो रेस्टोरेंट एक ऐसा प्लेस है जहां पे दो लोग आके अपना काम कंप्लीट करते हैं, अपना रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। कैटलिस्ट भी रेस्टोरेंट का ही काम करता है। कैटलिस्ट भी पहले क्या किया, इसने हाइड्रोजन को बुला लिया, अब क्या करेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बुलाएगा, और जब एक साथ आ जाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। सुनना गौर से फिर से, होता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया। कैटलिस्ट जो है वो अपना एरिया दे देता है कि यहां आओ, इसके ऊपर हाइड्रोजन भी है, इसी के ऊपर अनसैचुरेटेड भी आ जाओ और आपस में रिएक्ट कर जाओ। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट? यहां पे लिखो कि कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है ना बेटा? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए कैटलिस्ट जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? ठीक है ना? टू कंप्लीट देयर रिएक्शन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो सरफेस एरिया, टू कंप्लीट सरफेस एरिया प्रोवाइड टू कंप्लीट देयर रिएक्शन। बहुत अच्छी बात। अब सुनना, ये आपका कैटलिस्ट है। ये आपका क्या है बेटा? कैटलिस्ट है। बहुत अच्छी बात। चूंकि ये कैटलिस्ट है, अब सुनो, ऑलरेडी यहां पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड है। हमने क्या करा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बेटा इसी पे ले आए। कैटलिस्ट ने क्या किया, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे ला दिया ताकि रिएक्शन कर पाए। ये रेस्टोरेंट है, यहां पे दोनों लोग मिल पाएंगे। अब फिर से देखना बेटा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहां पे एड्सॉर्ब्ड है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है। ये पाई बॉन्ड टूटता है, दिस पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन चिपक जाता है। ठीक है ना? पाई बॉन्ड टूटता है, सो बेटा जो डबल बॉन्ड है यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। तो पहले से दो हाइड्रोजन थे, अब तीसरा हाइड्रोजन बेटा ऐड हो गया। लेकिन एक बात आपने गौर किया क्या, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहा है। या दोनों हाइड्रोजन नीचे रह सकता है या दोनों हाइड्रोजन ऊपर रह सकता है। तो या तो नीचे से हो सकता है या तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर से हो सकता है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहा है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन। दोनों हाइड्रोजन बेटा सेम साइड से ऐड हो रहा है, तो दिस इज सिन एडिशन। देखना, कहानी लिखना, दिस इज सिन एडिशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है बेटा आपके पास? सिन एडिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शानदार बात। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन। बोथ द हाइड्रोजन आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड। ब्रैकेट में लिखो कि बोथ हाइड्रोजन आर एडेड फ्रॉम सेम साइड। बोथ हाइड्रोजन आर एडेड फ्रॉम सेम साइड। दोनों हाइड्रोजन बेटा सेम साइड से ऐड हो रहे हैं। मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब आ जाओ सर, ये सिन एडिशन है, बोथ हाइड्रोजन आर। अब जैसे आप आओगे तो यहां पे अब नेक्स्ट कहानी आती है। नेक्स्ट कहानी आती है कि जो आपका निकल है, निकल, जब आप निकल यूज करते हो तो 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर लगता है। जब आप प्लैटिनम और पैलेडियम यूज करोगे, प्लैटिनम स्लैश पैलेडियम यूज करोगे, तो बेटा रूम टेंपरेचर पे ही काम हो जाता है। रूम टेंपरेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड, और इन केस ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम रूम टेंपरेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना? जब हम निकल यूज करते हैं तो इसी रिएक्शन को हम सबैटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन बोल देते हैं। इसी रिएक्शन को बेटा सबैटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन का नाम दे देते हैं। बोलो क्लियर क्या? जब निकल हमने यूज किया है तो इतना टेंपरेचर लगेगा और इसको हम सबैटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन बोलते हैं। प्लैटिनम एंड पैलेडियम में रूम टेंपरेचर रिक्वायर्ड है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर राने निकल क्या है, अभी तक आपने बताया नहीं। राने निकल इज बेसिकली निकल प्लस एल्युमिनियम का जो मिक्सचर है, निकल प्लस एल्युमिनियम का मिक्सचर डिसॉल्व्ड इन NaOH। ठीक है ना? इसको हम राने निकल कहते हैं, डिसॉल्व्ड इन NaOH। निकल एल्युमिनियम मिक्सचर डिसॉल्व्ड इन NaOH। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन NaOH। एल्युमिनियम जो है वो कंप्लीटली घुल जाता है, डिसॉल्व्ड इन NaOH। तो एल्युमिनियम बचा नहीं, तो फाइनली डिवाइडेड जिंक इज फाइनली डिवाइडेड, सॉरी, निकल इज ऑब्टेन्ड।
एंड इट इज कॉल्ड राने निकल। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड राने निकल। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सब पॉइंट वाइज लिख डालो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात बताना जरा, क्या यहां से मैं मिनिमम कितने कार्बन का एल्केन बना सकता हूं? तो देखो ना सर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? सर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब एक डबल बॉन्ड के लिए एक H2 गैस चाहिए, दो डबल बॉन्ड के लिए दो H2 गैस चाहिए। अगर हम निकल यूज करेंगे 200-300 टेंपरेचर चाहिए। प्लैटिनम, पैलेडियम और राने निकल सब के सब रूम टेंपरेचर पे हो जाएंगे। राने निकल क्या है? निकल प्लस एल्युमिनियम डिसॉल्व्ड इन NaOH। और अगर निकल और एल्युमिनियम को हम NaOH में डिसॉल्व करते हैं, एल्युमिनियम पूरा पूरा घुल जाता है, निकल बच जाता है। फाइनली डिवाइडेड निकल इज ऑब्टेन्ड। बहुत छोटे 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 निकल के पीसेस मिल जाते हैं और इसी को हम कैटलिस्ट राने निकल कहते हैं। अब मुझे बताओ कि यार इथेन मिनिमम 2 कार्बन का ही तो एल्केन बन सकता है, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन का ही तो एल्कीन और एल्काइन होता है। तो यहां पे भाई डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। सबसे छोटा से छोटा क्या बना सकते हो? सबसे छोटा से छोटा सर इथेन बना सकते हो। इथीन से इथेन या इथाइन से इथेन। मीथेन नहीं बना सकते हो। लिखो यहां पे गौर से कि CH4 मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। CH4 मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो बेटा CH4 मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से बेटा मिनिमम 2 कार्बन बन सकता है, तो मीथेन आपको नहीं बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं, आपको मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया, अब उसका फायदा उठाते हैं। सुनना गौर से, थोड़ा आगे चलते हैं, सुनना गौर से। अब आ जाओ सर, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। अगले जिस भी केस में हम जा रहे हैं सर, क्या हो रहा है? दिस इज H2 गैस का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। होता क्या है सुनना गौर से, या फिर राने निकल, ठीक है ना, या फिर राने निकल। होता क्या है गौर से सुनो, सब लोग इधर देखेंगे। ये कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड तो रहता है, ये हाइड्रोजन पहले से था रहेगा, पहले से था रहेगा, पहले से था रहेगा, पहले से था रहेगा। कैटलिस्ट के ऊपर H2 गैस हमारे पास रहता है, तो H2 गैस का ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये कैटलिस्ट के ऊपर हो चुका होगा। और चूंकि ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस कार्बन और कार्बन के साथ। बेटा वहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और यहां से बेटा दिस इज बॉन्ड फॉर्म, दिस इज बॉन्ड फॉर्म। होता क्या है यहां से बेटा कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही ऐड होते हैं। देखो यहां पे ये हाइड्रोजन पहले से थे, बहुत बढ़िया, पहले से थे। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही ऐड होता है। दोनों हाइड्रोजन बेटा सेम साइड से ऐड होता है, कहानी खत्म। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता है, कहानी खत्म। या फिर आप ये भी बना सकते हो, दोनों हाइड्रोजन बेटा ये पहले से था, दोनों हाइड्रोजन या तो दोनों सामने से लग जाए या तो दोनों पीछे से लग जाए, लेकिन दोनों लगेंगे सेम साइड से। या तो दोनों ऊपर की तरफ आ जाए या तो दोनों नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन लगेंगे दोनों सेम साइड से ही। या तो दोनों के दोनों आगे से लग जाए या तो दोनों के दोनों पीछे से लग जाए, लगेंगे दोनों सेम साइड से ही, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों या तो आगे से लग जाए, दोनों या तो पीछे से लग जाए, लगेंगे दोनों सेम साइड से ही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों हाइड्रोजन बेटा क्या है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में? डबल बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन लगाना है। इतना ध्यान रखना है कि सर दोनों सेम साइड ही लगाना है। यहां पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, डबल बॉन्ड टूटेगा सर, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, दोनों सेम साइड से लगे, या तो ऊपर से लगा दो या तो नीचे से लगा दो, किधर भी लगा दो। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे मैं आपको इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा रहा हूं। अगर आपके पास एल्कीन में सिस एल्कीन हो और अगर आप उसमें सिन एडिशन करते हो, सिन एडिशन का मतलब हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो, सिस एल्कीन में सिन एडिशन करने से आपको मीजो कंपाउंड मिलता है। अब आपको मीजो पता है, ऑप्टिकली एक्टिव विथ पीओएस। अगर काइरल कार्बन है 2 और उसके बाद पीओएस भी है तो वो मीजो है। इसको आप ऐसे याद रखोगे, कसम
सिस में सिन एडिशन करोगे मीजो प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह अगर बेटा आपके पास ट्रांस एल्कीन है और ट्रांस एल्कीन में सिस एडिशन करोगे, ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। मजा आ गया क्या? तो इसको कैसे याद रखते हैं, ट्रांस में अगर सिन एडिशन करोगे तो रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब एक आर और दूसरा एस, एक आर और दूसरा एस, दिस इज रेसिमिक मिक्सचर। तो बेटा पूछा जाता है सिस एल्कीन में आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, एनेंस्टियोमर, डायस्ट्रियोमर, मीजो, रेसिमिक मिक्सचर, आंसर होता है मीजो। ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन करोगे तो पूछा जाता है क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है ना, CSM और TSR से इसको याद रखा जाता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन करो, जैसे ये क्वेश्चन करो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना क्या है। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल आएगा, वो तो थ्योरी था, थ्योरी आपका खत्म हो गया। आइए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। देखो सर ये डबल बॉन्ड है, ये D2 निकल हीट है, तो दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड से ऐड हो जाएंगे। भाई दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड से ऐड हो जाएंगे, यही तो होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोथ द ड्यूटेरियम विल बी एडेड फ्रॉम द सेम साइड। दोनों ड्यूटेरियम बेटा सेम साइड से ऐड कर दो, दिस इज कॉल्ड, देखो तो समझ गए। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, सर इसका फिशर बना दो। फिशर कैसे बनाओगे, थोड़ा इधर देखोगे क्या, इधर देखो, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन, समझ आए क्लियर कि बेटा ये मिथाइल, नीचे वाला मिथाइल, बीच में 2 कार्बन, और दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड से लगेंगे, ये फिशर में कहानी हो गई। समझ में आया ना कि सर सिन एडिशन करना है, सर दोनों में सेम साइड से लगेगा। बना क्या है सर, ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन है। अगर ये सिस है, इसमें सिन हो रहा है तो मीजो प्रोडक्ट बन रहा है ना। देखो आप मीजो प्रोडक्ट बन भी रहा है, देखो पीओएस है और 2 कायरल सेंटर भी है, ऊपर वाला नीचे वाला, 2 कायरल सेंटर है और पीओएस है, इसमें मीजो बनेगा। सिस एल्कीन में सिन एडिशन पे मीजो प्रोडक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ये ट्रांस एल्कीन है बेटा, देखने में समझ आ रहा है कि सर ये कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट दिस इज ट्रांस एल्कीन। थोड़ा आगे बढ़ के लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज ट्रांस एल्कीन। बेटा ट्रांस एल्कीन में फिर से सिन एडिशन हो रहा है, तो ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड लगेंगे। मतलब देखो तो सर या ऐसे कर लो, कार्बन कार्बन, यहां पे CH3 पहले से है, यहां पे हाइड्रोजन पहले से है, यहां पे हाइड्रोजन पहले से है, यहां पे CH3 पहले से है, दोनों ड्यूटेरियम अपोजिट साइड लगेगा। दोनों ड्यूटेरियम बेटा अपोजिट साइड लग गया। इसको आप फिशर में भी दिखा सकते हो। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का फिशर, ये देखो 4 कार्बन का फिशर कुछ इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन का फिशर बन गया। इस कार्बन पे बेटा, इस कार्बन बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है, तो दोनों ड्यूटेरियम अपोजिट साइड लगाने, एक ड्यूटेरियम यहां, एक ड्यूटेरियम यहां, बचा वाला हाइड्रोजन यहां, बचा वाला हाइड्रोजन यहां, ऊपर मिथाइल और नीचे मिथाइल। बोलो क्लियर है क्या? रेसिमिक मिक्सचर बन गया। और बेटा रेसिमिक मिक्सचर हम बता रखे हैं आपको कि बेटा ये क्या होगा, एक ये होगा और इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब सर ये भी होता है और इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर क्या? सवाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो थोड़ी देर में होने लगेंगे, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। ये एग्जिस्ट करेगा प्लस इसका मिरर, रेसिमिक मिक्सचर है, मिक्सचर में बेटा हमेशा मिरर इमेज एग्जिस्ट करता है। ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर ड्यूटेरियम। बोलो क्लियर? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्लियर हुआ कि नहीं? वो सिस है, ये ट्रांस है। सिस में सिन एडिशन, हाइड्रोजनेशन हमेशा सिन एडिशन होगा। अगर सिस है तो मीजो बनेगा, मतलब दोनों सेम साइड ऐड होगा। या तो आंसर ऑप्शन में ये हो सकता है, या तो ऑप्शन में ये दिया होगा। ठीक उसी तरह अगर ट्रांस है तो सिन एडिशन करने से अपोजिट साइड लगाना है, या तो ऑप्शन ये दिया होगा या तो ऑप्शन ऐसा दिया होगा। दोनों मैंने बना दिया है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अभी 2-3 क्वेश्चन तो कराने दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो करो पहले। अब मैंने यहां पे H2 निकल दिया है, मैंने यहां पे H2 निकल दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा सर, एक ही मोल H2 है, तो कोई भी एक पाई बॉन्ड में हाइड्रोजन लग चुका होगा। ये पाई बॉन्ड हट गया, H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लग गया, खत्म कहानी। दोनों सेम साइड से लग जाना है। हाइड्रोजनेशन बड़ा सिंपल है, पाई बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, सेम साइड से, बस पाई बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, बस सेम साइड से, ध्यान रखना है। अगर मैंने वापस से इस पे H2 निकल दे दिया
तो वापस से सर क्या करेगा, एक और पाई बॉन्ड हटाओ और पाई बॉन्ड लगाओ, एक और पाई बॉन्ड हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, बस सेम साइड से लगाना है, ध्यान रखेंगे यही बात का। अगर मैं फिर से H2 निकल दे रहा हूं रे लल्ला, अगर मैं फिर से H2 निकल दे रहा हूं लल्ला, तो ये हाइड्रोजन हटाओ, सॉरी पाई बॉन्ड हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, पाई बॉन्ड हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, पाई बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन लगा दिया। तो कुल मिला के जितने पाई बॉन्ड हैं उतने H2 लगेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, एक ही पाई बॉन्ड है, 1 मोल से अपना काम चल जाएगा, पाई बॉन्ड हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, तो पाई बॉन्ड हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, दोनों हाइड्रोजन बस सेम साइड से लगे होने चाहिए, कहानी खत्म। दोनों हाइड्रोजन बेटा सेम साइड से लगे होने चाहिए, कहानी खत्म। यहां हाइड्रोजन, अगला कहानी आगे बढ़े क्या? अगला कहानी आगे बढ़े क्या? हां या ना बोलना पड़ेगा, बोलो ना बेटा, समझ में आया ना बेटा? अब आगे बढ़ो ना, अब आगे बढ़ो। सुनो, ये रेसमिक मिक्सचर क्यों बना? क्योंकि बेटा ट्रांस में सिन एडिशन से रेसमिक मिक्सचर बनता है, ट्रांस में सिन एडिशन से रेसमिक मिक्सचर बनता है, सिस में सिन एडिशन से मीजो बनता है। मीजो कैसे बनाते हैं? दोनों सेम साइड ऐड होता है। रेसमिक मिक्सचर कैसे बनाते हैं? दोनों अपोजिट साइड ऐड होता है, खत्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर से पहले कुछ क्वेश्चंस, उससे पहले मैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे आ जाता हूं। आ जाओ, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाओ। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या कहते हैं? रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ROH, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन and it is inversely proportional to surface area of alkene, inversely proportional to stability of alkene and it is inversely proportional to surface area of alkene। ठीक है ना? रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एल्कीन। अच्छा एक और बताओ, रेट किसका ज्यादा होगा, एल्काइन का कि एल्कीन का? एल्काइन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्कीन। क्यों? क्योंकि बेटा इट हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, एकदम sp है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, यहां पे बेटा लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं आएगा। आप जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, एल्काइन का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्कीन। उससे भी देख सकते हैं कार एंड टैम, बिल्कुल सही है बेटा। एंटी एडिशन है ही नहीं ना, तो कार एंड टैम कैसे देखोगे आप? अभी तो मैं सिन एडिशन पढ़ा रहा हूं, तो मैं सिन बताऊंगा ना बेटा। करीमा जी क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ जाए ना बेटा। तो यहां पे देखो, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एल्काइन और एल्कीन में एल्काइन का ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो ना, यहां पे आओ, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखो सर, ये सिस एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। अभी अभी मैंने बोला कि सर सरफेस एरिया के या फिर स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखोगे यहां पे 6 अल्फा H है, यहां पे 3 अल्फा H है, यहां पे 0 अल्फा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, तो बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 है। यहां पे आ जाओ, जैसे ही डबल बॉन्ड में आए बेटा, यहां पे 6 अल्फा है, यहां भी 6 अल्फा है, बट दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। बेटा ट्रांस स्टेबल होता है, सिस अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है 1 ग्रेटर देन 2। हाइड्रोजनेशन कैसे कर रहे हैं? डबल बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ सेम साइड से। अगर सिस है तो मीजो बनेगा, मीजो कैसे बनता है? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। अगर ट्रांस है तो सर रेसमिक बनता है, रेसमिक कैसे बनता है? दोनों अपोजिट साइड लगा के, खत्म। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर एल्कीन और एल्काइन हो तो एल्काइन का ज्यादा होगा। जैसे यहां पे आओ, इन दोनों में, जैसे इन दोनों में आए सर, यहां पे देखोगे 3 और 2 5 अल्फा H है, और यहां पे देखोगे बेटा 3 और 3 6 अल्फा H है। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोर द अल्फा मोर द स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबल ज्यादा है तो इसका रेट कम हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट वाले में देखोगे 2 और 2 4 अल्फा, और यहां पे बेटा आपके पास हो जाएगा 2 2 4 और 3 7 अल्फा, 1 ग्रेटर देन 2, जितना स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज 12 अल्फा, दिस इज आपके पास आ जाएंगे 3,
और 1 2 3 4 4 अल्फा। तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो हाँ या ना, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे आ जाओ, 2 2 4 2 6 2 8। यहां पे क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में क्या है 8 अल्फा, यहां राइट साइड में क्या है, तो इधर 2 अल्फा है, ठीक है, इधर भी 2 अल्फा है 4, और यहां पे एक है 5। राइट साइड में क्या हो गया 5 अल्फा। अब यहां पे स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 ग्रेटर देन 1। बोलो क्लियर है क्या, 2 ग्रेटर देन 1, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम? जैसे ही हम आगे बढ़ जाएं, इस क्वेश्चन पे आओ, कितने अल्फा दिख रहे हैं आपके पास, तो 2 अल्फा यहां पे, 2 4 यहां पे, 3 7 और 3 10 अल्फा यहां पे हैं। मजा आ गया सर, यहां पे 3 और 1 4 हो गया, तो सर 4 अल्फा यहां है, 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम? स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। यहां पे आ जाओ, ये एरोमेटिक है सर, दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक, जिसको हम एंटी एरोमेटिक भी बोलते हैं। तो जो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? अल्फा कैसे निकालते हैं, यही तो। अब देखो, बिना जीओसी के कैसे, हाइपर कंजुगेशन में कितना चीख चीख के पढ़ाया था, अल्फा कैसे निकालते हैं। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच ये है, ये है, ये है और ये है। यहां पे बेटा 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 हाइड्रोजन है। तो 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चंस मैं क्लास के बाद करा दूंगा, क्वेश्चंस बस समझ, क्वेश्चंस बस क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको प्रोडक्ट लिखना है बेटा, फाइंड नहीं, आपको मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे बताना है, तो बेटा ऑब्वियसली स्टेबिलिटी अल्फा के हिसाब से स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अल्फा के हिसाब से स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहां देखोगे इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, लेस स्टीरिक, जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजनेशन, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मोर हाइड्रोजनेशन, जितना खाली होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन ऐड होगा, जितना भरा हुआ होगा लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। देखो यहां पे केवल एक तरफ से बल्कि ग्रुप है, यहां पे 2 तरफ से बल्कि ग्रुप है, यहां पे 3 बल्कि ग्रुप आ गए, यहां पे चारों तरफ से बल्कि ग्रुप आ गए। ये ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, ये कम स्टीरिक हिंड्रेंस है। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मोर हाइड्रोजनेशन। बोलो क्लियर, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मोर हाइड्रोजनेशन। यहां पे आओ, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मोर हाइड्रोजनेशन। सिमिलरली अल्फा 1 से करोगे तो सर यहां पे 3 अल्फा आ रहा है, 2 यहां पे और 1 यहां पे, ठीक। सिमिलरली बॉस यहां पे 4 अल्फा आ रहा है। अगले क्वेश्चन में 2 यहां पे और 1 3 और 3 6 अल्फा है, बिल्कुल सही है। 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा है। क्लियर, 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा है। अब देखो यहां पे जैसे जैसे बढ़ रहे हो वैसे वैसे अल्फा है, तो स्टेबिलिटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्लियर हुआ, हाँ या ना? रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज क्लियर, ऑल डन। बस मैं 5 मिनट और आपका लूंगा। ये वाला सवाल करिए, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट लिखना है, बताइए इन दोनों में क्या होगा। सर पाई बॉन्ड हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो, यही है। एक इक्विवेलेंट लिखो, एक मोल लिखो, बात एक ही है। पाई बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो। अब ये स्टीरिक हिंड्रेंस है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ, यहां नहीं होगा। या तो इसका हो सकता है या तो इसका हो सकता है। किसका होगा? इधर सर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसका हाइड्रोजनेशन होगा। सो द प्रोडक्ट विल बी, सो जो प्रोडक्ट होगा आपका बड़ा सिंपल, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आपका बड़ा सिंपल हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, खत्म। दिस विल बी द आंसर। यहां पे एक ही डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन हो सकता है, या तो ये या तो ये। बड़ा सिंपल है सर, यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस लग रहा है, यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। लेफ्ट साइड, बहुत बढ़िया। यहां आ जाओ, ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड में स्टीरिक हिंड्रेंस है, 2 बल्कि ग्रुप लग रहे हैं। लेफ्ट वाले में कर देंगे तो बड़ा सिंपली आपको समझ आया होगा। सर इसका प्रोडक्ट देखो आप, द प्रोडक्ट इज सेम। द प्रोडक्ट इज, जो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है वहां पे पाई बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ो, कहानी खत्म।
पाई बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ो, कहानी खत्म। सीधा सीधा आंसर आ रहा है। पाई बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ो, जैसे ये वाला केस आ जाओ। अगेन वन इक्विवेलेंट है, ये भी रिड्यूस हो सकता है, वो भी रिड्यूस हो सकता है। कौन होगा? नीचे वाला लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रिड्यूस हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहां पे आएंगे आप, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस विल गेट रिड्यूस्ड। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ये दोनों हटेंगे और हाइड्रोजन जाके सेम साइड से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे। सिमिलरली अब सर यहां पे इन तीनों, ये तो एरोमेटिक है तो इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, ये एंटी एरोमेटिक है, इसको रिड्यूस कर देंगे। तो जो अनस्टेबल है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो यहां पे देखो आप, बड़ा सिंपली हो जाएगा पेस्ट। ठीक है, देखो ये पाई बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ दो, तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया। पाई बॉन्ड हटाया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसमें से क्यों नहीं हटाया? क्योंकि सर ये स्टेबिलिटी कम हो जाती। ठीक है, हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, एरोमेटिसिटी रहने देते हैं, एरोमेटिसिटी से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, किसका होगा हाइड्रोजनेशन? किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का कि डबल बॉन्ड का? हाइड्रोजन एक ही मोल है, एक इक्विवेलेंट का मतलब एक मोल होता है। अभी मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट आपके हिसाब पे एक मोल ही मान लो। ठीक है, अब देखो मैंने अभी दिखाया कि ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है। क्यों सर? एल्काइन में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो सब क्या होगा आपके पास? अल्काइन का हाइड्रोजनेशन होगा। व्हाट विल बी द आंसर? सर एल्काइन का हाइड्रोजनेशन होगा। कॉपी करके पेस्ट किया, ये लो अल्काइन का हाइड्रोजनेशन आपके सामने। क्लियर हुआ क्या? अल्काइन का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, और चूंकि एक ही H2 है इसलिए केवल एक ही बॉन्ड वहां से रिड्यूस हुआ। और बस इसके लिए क्या किया हमने? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड से लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर H2 गैस की जगह D2 रहे उसी का आइसोटोप, अगर H2 गैस की जगह D2 रहे उसी का आइसोटोप, क्या तो क्या करेंगे? H2 गैस की जगह D2 रहे तो बड़ा सिंपल एंड बेस्ट में आंसर लिख देंगे कि सर यहां पे दो हाइड्रोजन चला जाएगा, ड्यूटेरियम यहां पे और ड्यूटेरियम यहां पे। वाह 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 वाह, दोनों ड्यूटेरियम आपके पास लग गए। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? या तो दोनों ड्यूटेरियम बेटा वेज पे लग रहे होंगे, दोनों सेम साइड से, या तो दोनों ड्यूटेरियम बेटा डैश पे लग रहे होंगे, या तो दोनों ड्यूटेरियम वेज पे लगेगा, या तो दोनों सेम साइड से। कहने का मतलब है दोनों सेम साइड से लगेंगे, या तो दोनों ड्यूटेरियम ऊपर की तरफ लग रहा होगा, या तो दोनों ड्यूटेरियम नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर? अब जैसे यहां पे आओ, ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है, H2 प्लैटिनम कर रहे हैं, क्या होगा? ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है, क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है सर, दोनों डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड। अब यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, हां माना कि मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है जहां पे हाइड्रोजनेशन करा पाए। तो यहां पे H2 जोड़ना है तो मजबूरी में हमें यही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर इधर कहीं पाई बॉन्ड होता तो मैं उसको करा देता, लेकिन इधर कहीं पाई बॉन्ड नहीं है तो मजबूरी में इसी को कराना पड़ेगा। तो यहीं पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और हाइड्रोजन आपका यूं ऐड हो गया। ये देखो हाइड्रोजन ऐसा, दोनों हाइड्रोजन हो सकता है आपके पास दोनों सेम साइड पे आ जाए, दोनों हाइड्रोजन हो सकता है सेम साइड पे आ जाए, या फिर दोनों हाइड्रोजन आपके अपोजिट साइड पे चले जाए। दोनों हाइड्रोजन हो सकता है सेम साइड पे आ जाए, या फिर दोनों हाइड्रोजन बेटा आपके पास डैश पे चला जाए। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाइड्रोजन या तो सेम साइड पे होगा या तो अपोजिट साइड पे होगा। क्लियर? दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ये कहानी आपके पास रही, फटाफट करें। यहां पे पहले से दो हाइड्रोजन लगे, कोई बात नहीं, अगर पहले से ही दो हाइड्रोजन लगे हैं तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए, और कि सर पाई बॉन्ड हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो। पाई बॉन्ड हटाओ, ये देखो पाई बॉन्ड हट गया, और पाई बॉन्ड हटा के आप हाइड्रोजन जोड़ दो। तो या तो ऊपर से जोड़ दो, या तो वेज या तो डैश, दोनों दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आप इसको देखो, पाई बॉन्ड हटाओ और ड्यूटेरियम जोड़ो, पाई बॉन्ड हटाओ और ड्यूटेरियम, जो D2 जोड़ रहे हो ना, तो पाई बॉन्ड हटाओ और ड्यूटेरियम जोड़ो, पेस्ट कर दो, पाई बॉन्ड हटाओ और ड्यूटेरियम जोड़ दो, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आ जाएंगे दिस, अरे पाई बॉन्ड हटाओ और ड्यूटेरियम जोड़ दो, तो दोनों ड्यूटेरियम आप या तो सेम साइड जोड़ दो, या आप एक काम करो, दोनों ड्यूटेरियम अपोजिट साइड जोड़ दो, आपकी बात रह जाएगी। दोनों ड्यूटेरियम इस साइड ऐसे जोड़ दो, ऊपर की तरफ लगेंगे दोनों सेम साइड पे, बस इतना कहानी है। सिन एडिशन लगेंगे सेम साइड पे, हाँ है ना? क्लियर है ना?
अब जैसे ये वाला केस है, सर पाई बॉन्ड हटाओ और डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो पाई बॉन्ड हटाया और डबल बॉन्ड जोड़ा, तो देखो आपके पास इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हो गए। पाई बॉन्ड हटाया और डबल बॉन्ड, हो सकता है दोनों वेज पे हो सकता है दोनों वेज पे हो, और हो सकता है दोनों डैश पे हो सकता है दोनों वेज पे हो, और हो सकता है दोनों डैश पे हो। ये आ जाओ, दोनों डैश पे, डैश 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 हाइड्रोजन, डैश 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 हाइड्रोजन, दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि होमवर्क में कर लेना, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस और हैं जो कि हम यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। तो कल हम अल्काइल मतलब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आज पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ है, और कल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड ही हो पाएगा कल तो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसमें 6 हैं, अल्काइल हैलाइड में 6 हैं, और फिर तीसरे लेक्चर में ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो कल अल्काइल हैलाइड है, फिर थर्ड लेक्चर में ये सारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी फिर आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन का, और फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एल्केन की केमिकल रिएक्शंस कम है, तो इसलिए उसमें टाइम कम लगता है। चलिए, थैंक यू। कंप्लीट डिटेल्ड में टाइम लगता है, वैसे मैं पढ़ाने को बेटा वन शॉट में पूरा हाइड्रोकार्बन एक दिन में करा देते हैं, बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? हाँ, अगर आपको